नमस्कार। 2 मिनट के लिए समय दे दो, मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा। इम्पोर्टेंट नोटिस है इसलिए मैं ऐसा वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पे स्ट्राइक आए हैं सोलो लेवलिंग के। आप लोगों को अगर पता होगा सोलो लेवलिंग का सीज़न 2 आ रहा है बहुत ही जल्द। सो इसीलिए हो सकता है वो लोग जितने भी सारे यूट्यूब पर कंटेंट है सोलो लेवलिंग को लेके उन सारे वीडियोस पे स्ट्राइक दे दिए हैं। यहाँ तक कि एनिमेशन नाम का एक बहुत पॉपुलर चैनल है, आपको पता है, मेरा दोस्त भी है, उस पर आया है और वो पूरा चैनल ही डिलीट होने वाला है, 7 दिन में डिलीट होने वाला है। और बस मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर ये चैनल भी डिलीट हो जाए, अभी 2 स्ट्राइक आए हैं, पता नहीं कब क्या होगा, और मैंने सारे वीडियोस को प्राइवेट कर भी दिए हैं। लेकिन बस अब मैं इतना चाहता हूँ, आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरा जो दूसरा चैनल है उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। अब से ये सारे वीडियोस, वाइरल हिट के वीडियोस, जो भी वीडियोस होंगे उस चैनल पे पहले आएंगे और यहाँ पे उसके बाद अपलोड होगा। बस इतना ही कहना था और क्या, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, आप लोगों की मदद चाहिए अब। और देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। वीडियोस नहीं रुकेंगे, उस चैनल पर भी आएगा और इस चैनल पर तो आएगा ही, पर थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, बस इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अगर हो सके इस वीडियो पर कमेंट करके आप सपोर्ट दिखा सकते हो, लाइक कर सकते हो इस वीडियो को ताकि और ज़्यादा लोगों पे फैले, और थोड़ा सा शेयर कर सकते हो ताकि थोड़ा सा हेल्प हो जाए, समझ सकते हो आप। सो बस इतना ही बोलूँगा। थैंक यू सो मच। हेलो, मैं सनी कुमार। आप सब मुझे एनिमेशन नाम से जानते होंगे। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि जो एनिमेशन चैनल है वो अब डिलीट होने वाला है, और ऐसा मेरे साथ दूसरी बार हो रहा है। मुझे पता है कि ये बात मैं इतनी आसानी से बोल तो रहा हूँ कि चैनल डिलीट हो रहा है, लेकिन इसके पीछे का दुख मैं ही जानता हूँ, क्योंकि एक चैनल को खड़ा करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है और उसके पीछे क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इन सारी चीजों का तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा। लेकिन इन सब के अलावा ये चैनल डिलीट क्यों हो रहा है? क्योंकि इस चैनल के ऊपर सोलो लेवलिंग की 72 वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है, जिस वजह से ये चैनल 1 अगस्त को यूट्यूब से बिल्कुल गायब ही हो जाएगा। तो अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है और मुझे सपोर्ट दिखाना है तो मेरे सेकंड चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे से मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो सब वहीं पर अपलोड कर पाऊंगा, और मैं आप सब लोगों को ऐसे खोना नहीं चाहता। तो प्लीज एक बार जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वायरल हिट एपिसोड 67 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन्हों का पास्ट, वो कैसे अपने माँ बाप को मार देता है और उसके पीछे डिटेक्टिव गैंग नाम के एक बंदा पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिन्हों को देखते हैं कैसे उस गैंग में ज्वाइन होता है और उसके बाद उस गैंग के ही बॉस को मार के वो वहाँ का बॉस बनता है। और बाद में डिटेक्टिव गैंग उसको हम उसके घर पे देखते हैं, जो कि आके उससे पूछता है आखिर तुमने अपने माँ बाप को क्यों मारा। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम जिन्हों को देखते हैं, वो रोने लगता है और कहता है कि सच में आपको मेरी स्टोरी जानने की इतनी ज़्यादा इच्छा है, पर आपको पता है मैंने उन्हें मारा इसीलिए क्योंकि वो मुझे एनॉय करते थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते थे। गैंग कहते हैं क्या? वो कहता है आपको पता है वो लोग बस मुझे हॉस्पिटल ले जाया करते थे जबकि मैं ठीक था। मैंने उन्हें कहा भी था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसीलिए मैंने अपने घर को आग लगा दिया। मुझे लगा कि इसके बाद कुछ शांति मिल जाएगा। डिटेक्टिव गैंग कहते हैं जिन्हों? वो कहता है आप यही सुनना चाहते थे है ना, बोलिए। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं मारा। कैसे मैं मार सकता हूँ उन्हें, बोलिए? वो तो मेरे फैमिली थे। उस दिन जो हुआ था वो एक एक्सीडेंट था, ना कि मैंने अपनी फैमिली को मारा है। बोलिए, आप अपनी बेटी और अपने बेटे को मार सकते हैं? ये सुन के गैंग कहता है यू आर डिस्गस्टिंग, तुम मेरे पर्सनल लाइफ में भी झाके। जिन्हों कहता है डिटेक्टिव प्लीज़ रुक जाइए, मेरे पीछे पड़ना बंद कर दीजिए। आपको पता है मैंने क्या रियलाइज़ करा था जब मेरी मम्मी और डैडी मर चुके थे? मैंने रियलाइज़ करा था कि ऑब्सेशन किसी को भी मार सकता है, और मैं नहीं चाहता कि आपकी भी हालत वैसे ही हो। प्लीज़ चले जाइए यहाँ से, आप मुझे पकड़ नहीं सकते। डिटेक्टिव गैंग कहते हैं जिनोली, क्या तुम खुद से कुछ ज़्यादा ही प्यार नहीं करते? सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उन्हें गाड़ी में देखते हैं। वो सोचने लगता है तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो और भाग सकते हो, पर बस थोड़ा सा रुको। हम उनके गन को देखते हैं जिससे वो उसे मारने गया था, और कहता है चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें सलाखों के पीछे रखूँगा ज़रूर। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम जिन्हों को देखते हैं, वो ड्रिंक पोर कर रहा था, तभी आवाज़ आता है जिन्हों है ना, आई एम वेरी ग्लैड आई रैन इनटू यू। और वहाँ पे हम और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जू को देखते हैं, यानी पास्ट के मिस्टर जू को। वो हंसते हुए कहता है मुझे लगता है कि मुझे अब और चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं।
क्योंकि मैं तुमसे जो मिल चुका हूँ। वैसे आपको तो इससे मुझे पहले मिलाना चाहिए था, है ना? मैं सच में अब फंडिंग के लिए तुम पर रिले कर सकता हूँ। वहीं पे हम नेशनल पुलिस एजेंसी कमिश्नर जनरल को देखते हैं। मिस्टर जू उसे देखते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छा दिखते हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी वो भी बहुत अच्छा है। आई विश तुम्हारे जैसा कोई बंदा मेरे पार्टी में होता। ये सुन के जिन्हों कहता है, आप बहुत काइंड है। वो बातें कर ही रहा था, तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और मिस्टर जू से कहता है, मिस्टर जू नेक्स्ट मीटिंग के लिए टाइम हो चुका है। कुछ देर बाद देखते हैं वहाँ से मिस्टर जू जाने लगता है। जिन्हों कहता है, मिस्टर जू आप जाइए, मुझे थोड़ा सा कमिश्नर से बात करनी है। उनके जाने के बाद हम उन दोनों को आमने सामने देखते हैं। वो कहता है, थैंक यू कमिश्नर जनरल, मैंने फाइनली मिस्टर जू से मिल ही लिया। वैसे आपको आप चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं आपसे अब कोई भी बड़े फेवर के लिए नहीं पूछूंगा। ये सुन के वो कहते हैं, सच में? जिन्हों कहता है, आपको पता है मैं अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ओवरसीज ले जा रहा हूँ। आपने जिससे मुझे मिलाया था ना, उससे मेरा एग्रीमेंट हो चुका है। ये सुन के मिस्टर जू थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है, समझा, इसका मतलब हमें एक दूसरे को देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पर तभी जिन्हों कहता है, हाँ वो तो आपने सही कहा, लेकिन और एक थोड़ा सा छोटा सा फेवर चाहिए था। ये सुनते ही वो बहुत हैरान होता है। जिन्हों कहता है, कमिश्नर जनरल आपको नहीं लगता कि इस एरिया में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हो गए हैं? सीन शिफ्ट होता है, डिटेक्टिव कैंग को उनके गाड़ी में बैठे हुए देखते हैं। तभी आवाज आता है, डिटेक्टिव कैंग आप यहाँ है? वैसे आपने मुझे अभी अचानक कैसे क्यों बुलाया? वो कहता है, काम के लिए। कुछ देर बाद उन दोनों को हम गाड़ी में देखते हैं। कैंग उसे केस के बारे में बताने लगता है कि उन्हें किसी के पास से एक टिप मिला है कि कंट्री साइड में किसी एक एबंडेंट बिल्डिंग में ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है। वो लोग गाड़ी में वहीं पे जा रहे हैं और मिस्टर कैंग कहने लगते हैं, एक आदमी ने किसी को उस बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखा जिसका की डिस्क्रिप्शन पूरी तरह से द न्यू इंटरनेशनल गैंग मेंबर से मिलता है। ये सारे बात सुन के हम देखते हैं सॉन्जोंग थोड़ा सा हंसने लगता है और कहता है, सच में ऐसा अगर है तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको तो फाइनली जो गोल आपका था फाइनली वो अचीव होने वाला है। उसको ऐसे बातें करते हुए देख के कैंग को भी थोड़ा सा अजीब लगता है और वो कहता है, बाय द वे तुम ऐसे अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? पर यहाँ पे संगुन ज़्यादा कुछ नहीं कहता। आई एम सॉरी अगर मैं इसका नाम गलत बोल रहा हूँ तो। आपको तो पता ही है, अगर मैं सच में सोचूं तो मैं एक गो गेटर हूँ। वो दोनों ऐसे बात करते हुए जाने लगते हैं, पर तभी कैंग स्पीड के ऊपर देखता है कि स्पीड बहुत ज़्यादा पहुँच चुका है और इसीलिए वो कहता है, क्या तुम कुछ ज़्यादा ही तेज़ नहीं जा रहे हो? ये सुन के वो कहते हैं, क्या सच में? और तभी जाते हुए कहता है, डिटेक्टिव एक बात बोलूं? आपको पता है मुझे 1 बिलियन वॉन का ऑफर हुआ है। उन्होंने कहा वो मुझे 1 बिलियन वॉन देंगे अगर मैं आपको मार डालूं, और उसके वजह से मुझे बस थोड़े दिन के लिए प्रिजन जाना होगा, बस इतना ही। डिटेक्टिव कैंग कहते हैं, सैनगुन मुझे लगा था कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। सिर्फ एक ही पुलिस ऑफिसर यहाँ पे। वो सीट बेल्ट की तरफ हाथ बढ़ाता है पर वहाँ पे कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद देखते हैं उनका कार एक जगह पे आके ठोक दिया जाता है। क्रैश में संगुन का तो कुछ भी नहीं होता, पर वहाँ पे सीट बेल्ट ना होने के कारण मिस्टर कैंग बहुत दूर जाके गिरते हैं और वहीं पे मर जाते हैं। उन्हें देखते हुए कोई कहता है ओ डियर, आप तो बहुत दूर उड़ के यहाँ पे आए हैं, आपको शायद जानना होगा, है ना? क्यों मैंने अपने पेरेंट्स को मारा, जो लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते थे? ये बस इतना ही था, क्योंकि वो मुझे हमेशा कहा करते थे कि मैं अलग हूँ। वो मुझे हमेशा हॉस्पिटल्स में लेके जाते थे जहाँ पे मैं जाना नहीं चाहता था, कभी जाना नहीं चाहता था। इसीलिए मैं हमेशा सोचा करता था कैसे मैं हॉस्पिटल जाने से खुद को अवॉइड करूँ। मैंने जब ये रियलाइज़ करा कि मैं अलग हूँ इसलिए वो लोग मुझे लेके जाते हैं, तो मैंने नॉर्मल एक्ट करना चालू कर दिया, पर उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे फिर से हॉस्पिटल ले जाया जाता था कि फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो। और इसीलिए मैं इस कंक्लूजन पर आया कि अगर मुझे अच्छे से शांति से रहना है तो मुझे अपने फैमिली से छुटकारा पाना ही होगा। मुझे माफ़ करना, ये कुछ ज़्यादा हो गया शायद, पर ये जो आपका ऑब्सेशन था मेरे लिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये एक दिन तुम्हें ज़रूर मार देगा। तभी देखते वो फ़ोन करता है और कहता है, हेलो कमिश्नर जनरल, कुछ लोगों को यहाँ पे भेजो ताकि सब कुछ क्लीन कर सके। हाँ, और एक चीज़, असेंबलीमैन जू को कुछ करने बोलो ताकि आज से वो मुझे मरा हुआ घोषित कर सके। ये सुन के वो कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? जिन्हों कहता है, जिन्हों ली आपसे एक मरा हुआ आदमी है। कुछ देर बाद उसे अपने सारे गैंग मेंबर्स के सामने देखते हैं। वो सबको कहता है, गुड जॉब एवरीवन, ये एक नई शुरुआत है इंटरनेशनल गैंग का। अब सब अपनी पूरी भरोसा मेरे ऊपर रखो और मुझे फॉलो करो। मैं कभी भी तुम लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। उसके सामने हम सारे मेंबर्स को देखते हैं। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है,
पर तुम लोग जस्ट मुझे दूसरे ह्यूमंस को ढूंढने में मदद करो, बस इतना ही। उसके साथ डैनियल स्मिथ, मानगिल री और अलग अलग लोगों को देखते हैं। कुछ देर बाद वो किसी को कहता है, बिल्कुल, द न्यू इंटरनेशनल गैंग कोरिया को छोड़ रहा है, और कहता है, और इसके बाद आप लोगों को पता है मैं अलग अलग लोगों से मिला, पर मैंने कभी भी किसी के अंदर कोई ह्यूमन नहीं देखा। पर एक दिन, बहुत दिन होने के बाद एक ग्रेट डील मुझे मिला था, पर तब वहाँ पे मेरे आदमी मुझे खबर देते हैं कोई आदमी आया है हमारे बोट पे जो कि कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर रहा है, और मैं उससे मिला। और हम देखते हैं वो तब मिला सियोन जून भी एक से। मैं सेंस कर सकता था ये इकलौता ऐसा इंसान है जिसे कि मैं ढूंढ रहा था, एक जेन्युइन ह्यूमन, पहला इंसान जिसे कि मैं कह सकता था कि हाँ वो एक इंसान है। आई एम ग्लैड कि मैं उससे मिला। मैं चाहता था उसके साथ काम करना, पर मेरे अंदर का गट फीलिंग ये कह रहा था वो और मैं कभी एक टीम में नहीं रह सकते, क्योंकि वो मुझे एक ह्यूमन की तरह नहीं देखता। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। वो कहता है, तो मेरी स्टोरी तुम लोगों को कैसा लगा? मुझे लगा कि मैंने मेरे लाइफ का बहुत ज़्यादा एक लंबी कहानी बता दिया है, पर क्या आप लोगों को अब हैरानी नहीं हुई कि अगर आप लोगों में से कोई धोखा देने वाला निकला? और क्या करोगे आप लोग अगर यहाँ पे कोई ऐसा हुआ? क्या आप लोगों को जानना नहीं है कि कितना पुलिस मेरे अंडर काम करता है? और तभी सामने वाले ड्राइवर को जोर से बू करता है, डरा देता है। वो पुलिस डर जाता है, गाड़ी का कंट्रोल उसके हाथ से छूट जाता है। उनमें से एक कॉप कहता है, जिनहोली बहुत हो चुका है, पर तभी सामने देखते हुए डर जाता है क्योंकि जिनहोली पीछे सड़क चुका था, पर वहाँ पे दूसरा आदमी यानी दूसरा कॉप उसके ऊपर बंदूक ताने हुए था। गोलियां चलने की आवाज़ आता है। जिनो कहता है, डोंग सेओक ने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे साइड में इतने सारे लोग हैं। वो उस पुलिस वाले के पास जाता है जो कि अकेला बचा हुआ था, मतलब उसने सबको मार डाला था, और उसके पास जाके उसका ही बंदूक लेके वो उसके मुंह पे रखता है। वो बंदा डर जाता है और कहता है, रुको, मैंने तो इसके लिए एग्री नहीं करा था, पर तभी वहाँ पे बंदूक की आवाज़ आता है, मतलब उसने उस बंदे को भी मार डाला है। अब बारिश भी ख़त्म हो चुका है, आसमान क्लियर हो चुका है। वो बाहर आता है और कहता है, ये बहुत ज़्यादा शेम होगा अगर सब कुछ ऐसे ही ख़त्म हो जाए। वो हॉबिन की बात, उसके साथ हर एक फाइट याद करता है और कहता है, ऑल राइट हॉबिन, वैसे मैं नॉर्मली कोई रिवेंज नहीं लेता, पर अब लगता है सब कुछ ख़त्म करने का समय आ चुका है। और मुझे जितना लगता है कि सब कुछ तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हम में से एक मर ना जाए। सीन शिफ्ट होता है, हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वहाँ पे एक पुलिस आके कहता है, विजिटर टाइम स्टार्ट होता है अभी से, नंबर 2932, आपके पास सिर्फ 10 मिनट है अपने विजिटर से बात करने के लिए। वहीं पे हम देखते हैं मिस्टर वांग को सामने देखते हुए कहता है, लॉन्ग टाइम नो सी हॉबिन। उनके सामने हम हॉबिन को देखते हैं। वो हॉबिन से बात करने लगते हैं। हॉबिन कहता है, 3 महीने हो चुके हैं, कैसा चल रहा है सर? वो कहता है, ये वही जगह है जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे बारे में तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये बताओ जिनहोली, उसका क्या हालत है? हॉबिन कहता है, वो गायब हो चुका है, किसी भी ट्रेस को छोड़े बिना। मुझे अब तक कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला कि वो कहाँ है। इन 3 महीनों में जैसे कि वो पूरी तरह से वैनिश हो चुका है। पर वांग कहता है, आई डाउट कि वो ओवरसीज कहीं पे जा सकता है, क्योंकि उसका सारा कॉन्ट्रैक्ट वो अरेस्ट हो चुका है। अब ऐसा कोई बंदा नहीं, ऐसा कोई आत्मा नहीं है जो कि उसकी मदद कर सके। यहाँ तक कि उसके पास तो उसका खुद का स्मगल बोट भी नहीं है, या फिर वो किसी दूसरे के बोट पर खुद स्मगल भी नहीं हो सकता। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो अभी भी कोरिया में है। अविन ये सुन के कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है सर, और इसीलिए मैं उसे पकड़ने वाला हूँ। ये सुन के वो कहते हैं, सब कुछ तो सही है, क्या तुम उसे जस्टिस दिलाने के लिए सब कुछ कर रहे हो? हॉबिन कहता है, नहीं सर, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ लोग हैं जिनका कि मैं परवाह करता हूँ, और इन लोगों को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जितना कि आपको और मुझे पता है, जिन्हों उन सब के लिए एक थ्रेट है, और यही एक रीज़न है जिसके वजह से मैं उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। ये सुन के वो कहते हैं, तुम अब बड़े हो चुके हो अविन, अगर कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो बुला लेना। ये सुन के वो कहता है, क्या मदद? वो कहता है, कभी भी। समझने की कोशिश करो अविन, अब तुम ही हो जिसे कि मैं फैमिली कह सकता हूँ। ये सुन के हॉबिन कहता है, डैड? वो जाते हुए हंसते हुए कहता है, मजाक बहुत अच्छे करते हो, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है हॉबिन।
हॉबिन, तुम अभी सिर्फ 19 साल के हो, सिर्फ 19 साल के। तो ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारी लाइफ ही बर्बाद हो जाए। तुम्हें एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह जीना चाहिए। कुछ देर बाद हॉबिन को हम जाते हुए देखते हैं। वो रास्ते से जा रहा था और सोच रहा था, आप ठीक कहते हैं मिस्टर वांग। पर रास्ते में उसको देखते ही सारे लोग डर चुके हैं, नर्वस हो चुके हैं। जैसा कि होता है, वो अब सेलिब्रिटी बन चुका है और सब कहने लगते हैं, ये हॉबिन यू है ना, द गैंगबस्टर। उसने सच में कहा था वो किसी भी गैंगस्टर को मारेगा जो कि उसके सामने आएगा। मैंने तो अब इतना भी सुना है कि वो अब से गैंगस्टर को ही मारने के लिए आगे आता है। और उन सबको ऐसे बातें करते हुए देख के हॉबिन सोचता है, पर मुझे नहीं लगता मिस्टर वांग ऐसा पॉसिबल भी होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम उन्हें एक नए स्कूल में आते हुए देखते हैं, गिएबोंग हाई स्कूल। आवाज़ सुनाई देता है, फाइनली ये बहुत रियल लग रहा है। हॉबिन, स्नैपर और रूमी को देखते हैं। वो लोग इसी स्कूल में भर्ती हुए हैं। स्कूल में आने के बाद कहते हैं, हम लोग फाइनली 3rd ईयर में पहुंच चुके हैं। स्नैपर कहता है, हॉबिन क्या तुम ठीक रहोगे? तुम अकेले पढ़ चुके हो, तुम हमसे डिफरेंट क्लास में हो। ये सुन के हॉबिन कहता है, क्यों, तुम दोनों मुझसे मिलने नहीं आओगे? स्नैपर कहता है, रूमी की तरफ एक बार देखो तो वो और वांगू अब डेटिंग करने लगे हैं। तुम्हें क्या लगता है वो टाइम निकाल के तुमसे मिलने आएगी? रूमी कहती है, क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो क्या? स्नैपर हॉबिन से भूमि की हालत पूछता है। वो कहता है, भूमि वो भी 3rd ईयर में आई है ना, इसीलिए वो भी बहुत ज्यादा बिजी होगी। बाय द वे ग्यूल वो कहाँ है? हम ग्यूल 1 और ग्यूल 2 को देखते हैं। ओके यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, हम यहाँ पे योल्गा और ग्यूल को देखते हैं जो कि स्कूल में आते ही फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से। हॉबिन सबको अपने सामने जाते हुए देखता है और सोचता है, सब कोई एक दूसरे से मिलजुल गए हैं। चलो अच्छी बात है, अब मैं सच में 19 का हो चुका हूँ। पहले मैं स्कूल से डरा करता था, स्कूल आने में भी डरता था, पर अब सब कुछ बदल चुका है। वो सब मेरे लिए एक पास्ट था, तब मैं बहुत ज़्यादा वीक था। तभी किसी एक क्लासरूम के अंदर देखते हैं कोई एक बंदे को बहुत ज़ोर से मार रहा था। वो बंदा दर्द से चीख रहा था। इस बंदे का नाम एनू कैंग था। वहाँ पे हम 3 बंदे को देखते हैं जो कि इस बंदे को बुली कर रहे थे और वो लड़का आके उनसे हेलो नहीं कहा है, इस वजह से उसे मारे जा रहे थे, क्योंकि वो लोग साथ में पहले भी मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। कुछ देर बाद एनू को बुली करने के बाद उन लोगों को कहीं जाते हुए देखते हैं। एक बंदा कहता है, चलो पहले आसपास देखते हैं इस स्कूल में आखिर कौन आया है। दूसरा बंदा कहता है, क्या तुमको ये देख के पता नहीं चल रहा है यहाँ पे सब कोई बहुत ज्यादा कमजोर है, मैं स्कूल को पूरी तरह से टेक ओवर करने वाला हूँ। पर तभी एक बंदा कहता है, सब कुछ तो ठीक है सेंजो, पर तुम वीट के बारे में क्या करोगे? वो एक अलग ही लेवल में है, तुम्हें पता है ना? ये सुन के वो बंदा कहता है, ऑन अनदर लेवल माई एस। तुमने कभी गोल्ड ट्रैप का नाम सुना है? वहाँ पे ऐसा प्रिटेंड करते हैं सब कि वो बहुत बड़े से गैंगस्टर है और वहाँ पे भी ऐसे ही स्ट्रीट फाइट को फीचर किया जाता है। वो लोग ये बात सुन के भी उसके ऊपर हंस रहे थे, पर तभी वो बंदा गुस्से में कहता है, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं खुद को प्रूव करूँ? सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम क्लास के अंदर हॉबिन को देखते हैं जो कि अभी भी जिन्हो ली के बारे में सोचे जा रहा था और सोचता है 3 महीने हो चुके हैं, वो भाग चुका है, यहाँ तक कि उसने कुछ पुलिस ऑफिसर को भी मार दिया है। उसके बाद से उसे कहीं देखा नहीं गया। क्या कोई उसे छुपा रहा होगा या फिर वो खुद शैडोज में छुप के काम कर रहा होगा जहाँ पे उसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि क्या वो जिंदा भी है? मेरे पास अभी उसके लिए इनफ इन्फो नहीं है। आई विश कि कोई ऐसा होता जो कि उसे जानता। अब तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि मैं उसके जैसे किसी बंदे को ढूंढ सकूं। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे वो सारे बंदे आते हैं और कहते हैं, वेट, हम लोग तुम्हारे फैंस हैं, क्या हमें एक सेल्फी मिल सकता है? वो कहता है, ओ श्योर। तभी देखते हैं वो बंदा हॉबिन के सर को पकड़ के वहाँ पे एक सेल्फी लेता है और उसके मजाक उड़ाने लगता है। ये सब देख के हॉबिन सोच रहा है, देख के तो लगता है ये लोग 1st ईयर के हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इनके जैसे बंदे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि दूसरों को अपने से नीचे देखते हैं। सारे लोग उनको ऐसे करते हुए देख रहे थे, हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं भीड़ आखिर कौन है। वो बंदा कहता है, हॉबिन, मैंने सुना कि तुम इस स्कूल के टफेस्ट गाय हो, कैसा होगा अगर मैं तुमसे फाइट करूँ तो? हॉबिन ये सुन के कहता है, सच में ऐसा है? मुझे हराओगे तो तुम यहाँ के सबसे बड़े टफेस्ट गाय बन जाओगे। हॉबिन सोचता है, अच्छा होगा कि मैं इससे इंटरेक्ट ना करूं और बाकी कामों पे ध्यान दूं। पर उसकी ये बात सुन के उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। पर हॉबिन उसकी तरफ देखते हुए कॉन्फिडेंटली कहता है, देखो, मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या करते हो, पर मैं तुमसे फाइट नहीं करूँगा।
ये सुन के देखते हैं वो लोग उसकी मजाक उड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। पर अब उससे हॉबिन को कोई भी परवाह नहीं, वो अभी भी जिन्हों के बारे में ही सोचे जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद, हम फिर से उसी बंदे को देखते हैं जो कि यून को जाके पीट रहा था। वो हॉबिन का जो गुस्सा है वो उसके ऊपर निकाल रहा था। बाकी दो पंटर्स देख के कहते हैं, तुम तो उसे मार डालोगे, बेचारा बच्चा, क्या तुम वेट का गुस्सा इस पर निकाल रहे हो? ये सुन के वो बंदा कहता है, वेट वो वीक एस मदरफकर, उससे क्या ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पे मेरा मजाक उड़ा रहा है? वो दोनों कहते हैं, नहीं मेरे भाई, वो बस तुमसे डर रहा होगा। वो लोग उस बंदे को घेर लेते हैं, मारने के लिए तैयार होते हैं। वो बंदा इनो को पकड़ते हुए कहता है, इनो तुम गियोबोंग हाई में आए ही क्यों? क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें हिट नहीं करूँगा? और तभी देखते हैं वो उसको मारने के लिए, पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वहाँ पे वीट आता है, यानी हॉबिन आता है और कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? मैं तो अपना कूड़ा फेंकने जा रहा था, पर ऐसे ही मैं तुम्हें किसी बच्चे को मारने नहीं दे सकता। और तभी वो बंदा वो उसके हाथ को बहुत ही जोर से जकड़ता है। उस बंदे को दर्द हो रहा था, हमें उसकी आंखें देख के समझ में आ जाता है। तभी हॉबिन कहता है, सवाल के जवाब दो। वो बंदा सोचता है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कहता है, व्हाट द फक, माइंड योर ओन बिजनेस। या फिर तुम इनू के बदले रिप्लेसमेंट चाहते हो? आई प्रॉमिस कि मैं कभी उसे तकलीफ नहीं दूंगा, कभी उसे बुली नहीं करूंगा। अगर तुम उसकी जगह ले लोगे या फिर अपने कूड़े को फेंक के आओ बिना कुछ फील करे, अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है तो बताओ मुझे क्या करोगे? तभी हॉबिन कहता है, मुझे हिट करो। ये सुन के वो कहता है, क्या? हॉबिन कहता है, हिट करो मुझे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम हिट कर सकते हो, पर उसके बाद जो होगा क्या तुम उसे हैंडल कर पाओगे? वो बंदा तभी उसे हिट करने के लिए वहाँ पे आ ही रहा था। तभी आवाज़ आता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। वो सब ये सुन के बहुत हैरान होते हैं। फिर से आवाज़ आता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है वीट। वो दोनों मिलके इनो की तरफ देखते हैं। इनो कहता है, मुझे किसी को मारना है। हॉबिन कहता है, किसे? क्या तुम्हारा मतलब है ये सारे बंदे? अगर तुम सोचते हो कि इनको मारने से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम अपने ही परवाह नहीं करोगे, अपने ही टेक केयर नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा, और उसके बाद कुछ भी नहीं बदलेगा। पर वो कहता है, मैं इन सारे क्लाउन्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जिन्हों ली के बारे में। मैं उसे मारना चाहता हूँ। वो हॉबिन के सामने झुक जाता है। वहाँ पे सबको ये बात सुनता है, और तभी हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि जिसे जिन्होंने मारा था, जिस कॉप को जिन्होंने मारा था, उसका बेटा है, यानी मिस्टर कैंग का बेटा है। वो रोते हुए हॉबिन से कहने लगता है, तुम्हें पता है जिन्हों ली ने मेरे पापा को मार दिया। वो ऐसे रोते हुए बात कर ही रहा था, तभी वहाँ पे एक बंदा हॉबिन को मारने के लिए आगे आता है और कहने लगता है, व्हाट द फक आर यू लूजर्स टॉकिंग अबाउट? पर हॉबिन बस उसे अपने हाथ के एक ही झटके से मार देता है और एक एक करके वहाँ पे सबको पेलता है। दूसरा बंदा यह देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, पर हॉबिन देखते हैं वो उसको 1080 डिग्री किक मारता है, जो कि ताइक्वांडो का बहुत ही स्पेशल एक किक है। अब उसने भी मास्टर कर लिया है। सब बहुत चौंक जाते हैं, उसकी तरफ देखने लगते हैं। कुछ देर बाद हॉबिन उस बंदे के पास जाता है और कहता है, तो तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है, एनुकैन। तभी देखते हैं वो उस बंदे को उठा के बाहर से ले जाने लगता है और कहता है, मैं हूँ हॉबिन यू। जिन्हों ली, तुम बुद्धिमान हो सकते हो, पर लगता है कि तुमने अपनी पास्ट को कम्प्लीटली इरेज नहीं करा है। सो अब अगर आपको अगला एपिसोड देखना है, जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। थैंक यू सो मच।